कुशल फ्रॉम आईसर भोपाल और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 3.5 सीखेंगे। तो ये मॉड्यूल 3.5 क्या है? अभी इस हफ्ते हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के वेरियस कॉन्सेप्ट सीखे कि एक अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल अगर दिया हुआ है तो उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो आज हम सीखेंगे कि आपको अगर एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल अगर दिया हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल आप कैसे निकालेंगे यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो इसे कहते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है, और जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में ले जाता है। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखने के पहले आइए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला एक बार फिर याद कर लेते हैं। तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो आपके पास अगर कोई टाइम डोमेन सिग्नल x ऑफ टी दिया हुआ है और आपको उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है जो कि है कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा, तो आप उस x ऑफ टी को e पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कीजिए और dt से इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उससे आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल आएगा। तो अभी देखते हैं कि इसका अगर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, यानी कि मैं अगर आपको कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा दूँ और आपको x ऑफ टी निकालने के लिए बोलूं तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो उसको समझने के लिए आइए हम फेजर की कुछ ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से एक अलग तरीके से समझते हैं। तो हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि जो हमारा फेजर सिग्नल जो होता है e पावर जे ओमेगा 1t फॉर एग्जांपल, तो ये सिग्नल अपने कॉन्जुगेट के साथ ऑर्थोगोनल होता है। यानी कि अगर मैं e पावर जे ओमेगा 1t लूँ और सपोज अगर मैं e पावर माइनस जे ओमेगा 2t लूँ और इनका अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालूँ बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन फार्मूला जो कि हमने पहले के एक वीडियो में देखा था, तो ये जो इंटीग्रेशन है अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर अनइक्वल हैं तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर इक्वल हैं तो ये इंटीग्रेशन को हम डेल्टा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इनर प्रोडक्ट होता है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर जे ओमेगा 1t ई पावर माइनस जे ओमेगा 2t एंड dt, और इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, where delta is the Dirac delta function। तो ये डेल्टा फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 अनइक्वल होंगे तो ये डेल्टा फंक्शन 0 होगा, और जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 जब इक्वल होंगे तो ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फेजर का जो इनर प्रोडक्ट है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो फेजर है e पावर जे ओमेगा 1t, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो है t, लेकिन इस फेजर के एक्सप्रेशन में ओमेगा और t सिमेट्रिकल लग रहे हैं। यानी कि हम इस फेजर का जो ऑर्थोगोनैलिटी है वो हम t के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ओमेगा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना ज़रूरी है कि एक फेजर के पर्सपेक्टिव से फ्रीक्वेंसी में और टाइम में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे हम जब ये इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी है। यानी कि यहाँ पे हम एक t लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि हम ये जो इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं दो फेजर्स का वो हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं। अब क्योंकि एक फेजर में इनर प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है
वो हम फ्रीक्वेंसी के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं। तो हम इन फेजर्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऑर्थोगोनैलिटी दिखा सकते हैं, यानी कि वो फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। हम अगर इसको अगर लिखते हैं e पावर j ओमेगा t1 कॉमा e पावर माइनस j ओमेगा t2, ये अगर हम इनर प्रोडक्ट लें नाउ विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा, तो एग्जैक्टली सब सेम है, यू नो, बिकॉज एक फेज़र में, जैसा कि हमने बताया, एक फेज़र में जब हम e पावर j ओमेगा t जब लिखते हैं तो ओमेगा और t यहाँ पे सिमेट्रिकल हैं। एक फेज़र के पर्सपेक्टिव से फ्रीक्वेंसी में और टाइम में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम अगर ये इनर प्रोडक्ट अगर फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करें, यानी कि हम इसे अगर लिखें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e पावर j ओमेगा t1 इंटू ई पावर माइनस j ओमेगा t2। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा, क्योंकि अब हम ये जो इनर प्रोडक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारा टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन जब हमने किया तो हमें रिजल्ट मिला 2 पाई इंटू डेल्टा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, एग्जैक्टली उसी तरह हम जब ये इंटीग्रेशन जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट है वो होगा 2 पाई इंटू डेल्टा t1 माइनस t2, अगेन वेयर डेल्टा इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेजर होता है उसका ऑर्थोगोनैलिटी टाइम डोमेन में भी होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होता है। ये जो रिजल्ट है दिस इज द मोस्ट क्रूशियल रिजल्ट जो हमें मदद करेगा कि एक फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन का करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन फंक्शन एक्सट्रैक्ट करने में। तो अब देखिए हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या किया था। जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन था, हमने उसमें ये टाइम डोमेन सिग्नल x ऑफ t को लिया, उसको फेजर से मल्टीप्लाई किया और उसको ओवर हमने टाइम डोमेन इंटीग्रेट किया। वो क्यों किया? क्योंकि जो फेजर होता है वो उसमें ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो x ऑफ t में जितने सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, हमें अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अगर पता करना हो तो हम कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके कॉन्जुगेट फेजर से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमें अगर x ऑफ t का अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमने उसको e पावर माइनस j ओमेगा t से मल्टीप्लाई किया और फिर dt से इंटीग्रेट कर दिया। अब उसी तरीके से आप सोचिए, आपको अगर x ऑफ j ओमेगा का अगर आपको टाइम डोमेन कंपोनेंट अगर निकालना है तो आपको वैसे ही एक फेजर से मल्टीप्लाई करके आपको उसको ओवर फ्रीक्वेंसी डोमेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि उसका टाइम डोमेन कंपोनेंट निकल आए। तो देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन करने से क्या रिजल्ट आता है। तो अभी हम लेते हैं हमारा सिग्नल कैपिटल X ऑफ j ओमेगा और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं e पावर j ओमेगा टाउ और उसे हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर d ओमेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब हमें पता है कि जो हमारा x ऑफ जो हमारा कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है उसे हम x ऑफ t के टर्म्स में लिख सकते हैं यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर हम उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e पावर माइनस j ओमेगा t dt इंटू जो हमारा ऊपर था यहाँ पे e पावर j ओमेगा टाउ d ओमेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो हमारा कैपिटल X ऑफ j ओमेगा था उसकी जगह पे हमने बस फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन यहाँ पे लाके हमने रख दिया है। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो इंटीग्रेशन हमें करने हैं। एक इंटीग्रेशन करना है टाइम के ओवर और एक इंटीग्रेशन करना है फ्रीक्वेंसी के ओवर।
और इन दोनों इंटीग्रेशंस को, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये कुछ सर्टन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हम इन दोनों इंटीग्रेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो x ऑफ t है ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे उसमें x ऑफ t का कोई रोल नहीं है। यानी कि हम पहले फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम टाइम डोमेन पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम अगर इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dt x ऑफ t, फिर ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर j ओमेगा टाउ माइनस t डी ओमेगा। हमने यहाँ पे बस टर्म्स को कुछ रीअरेंज किया है और कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। पहले जो हमारा x ऑफ t जो यहाँ पे था उसे हम बाहर ले आए, क्योंकि x ऑफ t ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम जब ओमेगा के ऊपर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x ऑफ t इज लाइक अ कांस्टेंट, तो उसे हम इस ओमेगा के इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। और फिर हमने e पावर माइनस जे ओमेगा टी लिया और e पावर जे ओमेगा टाउ लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो उनके जो पावर हैं, जो e का जो पावर है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो उससे हमारे पास आएगा e पावर जे ओमेगा इंटू टाउ माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस टाउ था और यहाँ पे हमारे पास माइनस टी था। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन हमारा जो है ये ओमेगा के ऊपर है। अब जैसा कि हमने पिछले पेज में देखा कि हमारे पास अगर कोई इस तरह का सिग्नल है e पावर जे ओमेगा टी वन इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा टी टू, और हम उसे अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट होता है 2 पाई इंटू डेल्टा टी वन माइनस टी टू। उसी तरीके से हम अगर एग्जैक्टली वही फॉर्मूला अगर यहाँ पे इस्तेमाल करें तो हमारे पास में आएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी एक्स ऑफ टी इंटू 2 पाई डेल्टा टाउ माइनस टी। हमने यहाँ पे बस फेज़र के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है और कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और यहाँ पे डेल्टा ऑफ टाउ माइनस टी है और एक्स ऑफ टी है। तो जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टीज से कि अगर हम किसी आर्बिट्ररी फंक्शन को अगर डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसे अगर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू सिंपली होती है the given function at the value where the argument of delta function is 0, क्योंकि डेल्टा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट जब नॉन ज़ीरो है तब डेल्टा फंक्शन 0 होता है। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये सिंपली हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स ऑफ टाउ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा लिया, उसे e पावर जे ओमेगा टाउ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 2 पाई इंटू एक्स ऑफ टाउ। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टाउ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू ई पावर जे ओमेगा टाउ डी ओमेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो आपके पास अगर कोई भी अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन हो कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा और आपको अगर उसका टाइम डोमेन फंक्शन निकालना हो तो आप उसे सिंपली ई पावर जे ओमेगा टाउ से मल्टीप्लाई कीजिए और उसे ओवर फ्रीक्वेंसी डोमेन इंटीग्रेट कीजिए, जिससे आपका वो टाइम डोमेन फंक्शन आ जाए। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टाउ है, बट यहाँ पे हम टी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह में टाउ है और टी कहीं भी नहीं है, तो हम टाउ को टी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन सिंपली बन जाएगा एक्स ऑफ टी और यहाँ पे भी हो जाएगा ई पावर जे ओमेगा टी। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर
इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो क्लियर हो जाए। तो हमारा जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो है x ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल X ऑफ j ओमेगा e पावर j ओमेगा t d ओमेगा। जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट जब हमने समझा था तो हमने टाइम डोमेन में एक रेक्टेंगुलर पल्स लिया था और उसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था जो कि सिंक फंक्शन आया था। उसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एक रेक्टेंगुलर पल्स ले सकते हैं और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर पल्स एक लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम यूजिंग RLC सर्किट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, बट आज हम देखेंगे कि हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो अगर एक रेक्टेंगुलर पल्स है तो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा। तो सपोज ये माइनस कैपिटल W से प्लस कैपिटल W तक जाता है और इसकी हाइट अगर 1 है तो इसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना चाहें तो हम जो ऊपर दिया गया ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया है, लेकिन क्योंकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ माइनस कैपिटल W से प्लस कैपिटल W तक ही नॉन ज़ीरो है तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल W टू प्लस कैपिटल W। और इन दिस रेंज माइनस कैपिटल W से प्लस कैपिटल W तक जो हमारी फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और यूनिटी है, यानी कि इस इंटीग्रेशन के अंदर में कैपिटल X ऑफ j ओमेगा की जगह हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं इंटू ई पावर j ओमेगा t d ओमेगा। अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1/2 पाई इंटू ई पावर j कैपिटल W t माइनस ई पावर माइनस j कैपिटल W t डिवाइडेड बाई j t। अब आप इसको अगर थोड़ा सा अगर रीअरेंज करेंगे यूजिंग द फेजर फॉर्मूला, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू, वी नो दैट साइन ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर jx माइनस ई पावर माइनस jx बाई 2j। अगर हम वो फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है साइन ऑफ WT डिवाइडेड बाई पाई t। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई x बाई पाई x इज इक्वल टू सिंक ऑफ x, यानी कि सिंक फंक्शन जो होता है जो कि हमने पहले देखा था इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई x बाई पाई x। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे हम इसे एज अ सिंक पल्स भी लिख सकते हैं विच इज बिकम W बाई पाई इंटू सिंक ऑफ WT बाई पाई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हमारा टाइम डोमेन सिग्नल जब एक रेक्टेंगुलर पल्स था तो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म आया था एक सिंक फंक्शन। अब यहाँ पे जब हमने उल्टा कर दिया, जब हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक रेक्टेंगुलर पल्स लिया तो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल आ रहा है एक सिंक पल्स। तो इस प्रॉपर्टी को डुअलिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि आपका जो टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज सिमिलर टू द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन। और इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें इस सिंक पल्स का तो वो भी कुछ उसी तरीके से लगेगा जैसा कि हमारा पहले हमने देखा था। तो हम अगर अब टाइम डोमेन में अगर इस सिग्नल को ड्रॉ करना चाहें तो क्योंकि ये सिंक पल्स है तो ये उसी तरीके से लगेगा।
यानी कि इस साइन ऑफ ओमेगा टी की वजह से इस फंक्शन में ये ऑसिलेशंस होंगे, और बिकॉज ऑफ दिस टी इन द डिनोमिनेटर इट्स मैग्नीट्यूड विल कीप डिक्रीजिंग विथ टाइम। और ये जो जीरो क्रॉसिंग्स हैं ये कहाँ पे होंगे आप बता सकते हैं? ये जीरो क्रॉसिंग्स वहाँ पे होंगे जहाँ पे साइन ऑफ डब्ल्यू टी विल बी ज़ीरो, यानी कि डब्ल्यू टी विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। यानी कि ये जो पहला जीरो क्रॉसिंग है दिस विल बी एट पाई बाई डब्ल्यू, फिर 2 पाई बाई डब्ल्यू, 3 पाई बाई डब्ल्यू एंड सो ऑन। दिस विल बी माइनस पाई बाई डब्ल्यू, माइनस 2 पाई बाई डब्ल्यू एंड सो ऑन। और इस फंक्शन की जो हाइट है दैट विल बी इक्वल टू w बाई पाई, क्योंकि लिमिट ऑफ t गोइंग टू 0 में सिंक फंक्शन की जो वैल्यू है वो यूनिटी हो जाती है। सो दिस वैल्यू इज w बाई पाई। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का। आगे की वीडियोस में हम इसके बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। थैंक यू।